हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु लेके आया हूं फिर से आव्यू के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स और रह गए थे, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पहले थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद हम जंप कर जाएंगे बच्चों किसके ऊपर, क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर। तो बिल्कुल देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चों अब बिल्कुल सुकून से देखो ये, और वीडियो खत्म होने के बाद ही दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अभी सुकून से देखो, लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई, कहानी चालू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम देख रहे थे आव्यूह गुणन के गुणधर्म, है ना, कि मल्टीप्लीकेशन के जो आपके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले है साहचर्य का नियम, जैसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होती है बच्चों, ये होती है कि अगर ए बी का गुणा सी में करते हैं तो ये बराबर होना चाहिए जब ए का गुणा बी सी में करेंगे, ठीक है। यानी कि ए बी सी अगर मेरे पास लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी लिखा हुआ है तो पहले बी सी का गुणा कर लो, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोल दूं मैं पहले क्या, कि पहले ए बी का गुणा कर लो फिर ए बी का गुणा सी में करो, या फिर पहले हम बी सी का गुणा कर लेते हैं और फिर ए का गुणा बी सी में करें। तो ये दोनों ही केस में मेरा सेम आंसर आएगा, बस ध्यान रखिएगा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जो आपका क्रम है वो समान होना चाहिए, ए बी सी अगर क्रम समान है तो ये हमेशा सदैव सत्य होगा, मतलब ये साहचर्य नियम का फॉलो करेगा, साहचर्य लॉ को, ये जो एसोसिएटिव लॉ है उसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। अगला जो नियम है वो है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरण हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे बी प्लस सी है, बाहर ए है, तो अंदर ए बी के साथ भी जाएगा सी के साथ भी जाएगा, लेकिन ए स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में ही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर सी मेरा लास्ट में है तो ये वितरण लॉ की तरह अंदर आ जाएगा, लेकिन सी लास्ट में है तो सी लास्ट में ही रहेगा, यानी कि ए सी बनेगा और बी सी बनेगा, सी पहले नहीं आएगा। स्टार्टिंग में गुणा कर रहे हो तो स्टार्टिंग में रहेगा, पीछे से गुणा कर रहे हो तो पीछे में रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद है गुणन के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। गुणन के तत्समक का अस्तित्व यानी कि मल्टीप्लिकेटिव, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गुणन के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो ये क्या होता है बच्चों, ये और कुछ नहीं होता, यहाँ पर आई ए गुणा ए आई बराबर आई ए के बराबर होता है, यानी कि आई का गुणा ए में करो चाहे ए का गुणा आई में करो आपको ए ही मिलेगा, बस यही बोलता है ये लॉ, ठीक है। तो अगर आप ए का गुणा आई में करेंगे, आई का गुणा ए में करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इस गुणधर्म को आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसके बाद है बच्चों आव्यूह परिवर्त का, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। बड़ा ही आसान होता है, इसमें हम m और n को आपस में बदल देते हैं। m का मतलब अगर मैं रो बोलूं या पंक्ति बोलूं बच्चों, ठीक है, पंक्ति, ठीक है। और इसका n का मतलब अगर मैं बोलता हूं तो कॉलम, ठीक है, यानी कि स्तंभ, स्तंभ। तो इसको आपस में बदल देना को ही हम क्या बोलते हैं, परिवर्त करना या ट्रांसपोज करना, ठीक है। यानी कि क्या, अगर मैं बात करता हूं कि अगर a है मेरे पास कोई 1 2 3, ठीक है, या ए बी सी या 2 6 9 ऐसे करके, है ना, ये मेरे पास ए है। तो भाई जो ट्रांसपोज होता है ए का या फिर ए का परिवर्त, इसको दो रूप से लिखा जाता है, या तो ए की घात टी लिखा होता है या फिर ए डैश लिखा होता है, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर डैश बना हुआ रहता है इस तरीके से कुछ। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली ए डैश या ए ट्रांसपोज लिखा रहता है, दोनों ही केस में लिखा रहता है। तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखो। तो जो आपके पास रो है उसको कॉलम बना देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 1 2 3 ऐसे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो 1 2 3। तो अगर रो में पढ़ रहे हो तो कॉलम में लिखो। इसी तरह से ए बी सी पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे लिखो ए बी सी। अगर यहाँ पे दिख रहा हो आपको ये 2 6 9 तो इसको ऐसे में लिखो 2 6 9। लो भैया, परिवर्तन निकल गया आपका। आसान था, यस और नो? हाँ भाई, आसान था कि नहीं, जल्दी बताओ यार कमेंट करके। पक्का, श्योर, 100%? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद है बच्चों आव्यूह परिवर्त के कुछ गुणधर्म है, चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो सबसे पहला गुणधर्म यह है कि अगर आप परिवर्त का परिवर्त निकालते हो, ठीक है, परिवर्त का परिवर्त निकालते हो, यानी कि आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हो तो आपको वापस से ए मिल जाता है। पहली तो ये हो गई हमारे पास। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कुछ के है, अंदर गुणे में के है ना, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है बच्चों 2a है, 2a है और इसका परिवर्त निकालना है, तो ये सिंपल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, a का परिवर्त निकाल लो,
ठीक है, परिवर्त सिर्फ आव्यूह पे काम करेगा, मेरी कोई भी अचर पे काम नहीं करेगा। तो 2 सिंपल सा बाहर आ जाएगा, 2 का कोई कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 का गुणा करके परिवर्त करो या परिवर्त करके 2 का गुणा करो, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसको बता रही है। फिर इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है मेरे पास यहाँ पर कि a प्लस बी या माइनस बी, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो, परिवर्त बढ़ जाता है आपस में दोनों में। ठीक है, अगर a प्लस बी है या a माइनस बी है बच्चों, तो उस दोनों केस में क्या होगा, ये बढ़ जाएगा आपस में। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे। क्लियर है कि नहीं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ए बी का परिवर्त क्या हो जाएगा बच्चों, बी परिवर्त ए परिवर्त, यानी उल्टे में लिखाया जाएगा। ठीक है, किस में लिखाया जाएगा, उल्टे में। इसका और ध्यान रखिएगा कि अगर ये इस तरीके से ए बी सी डी है और उसका परिवर्त निकालना है, तो ये हो जाएगा डी परिवर्त, सी परिवर्त, बी परिवर्त, ए परिवर्त। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, ये कुछ गुणधर्म है जो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों। अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अपने किसी फेवरेट फैकल्टी से बात करनी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के रूप में है। आप वहाँ पर कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं, अपने फेवरेट फैकल्टी के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वो लिंक नहीं दिखाई दे रहा है या फिर अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप मेल कर सकते हो मुझे, mahendra.keshwani@adda247.com। ठीक है, तो अगर वो नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको इस पे प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, तो हमने यहाँ तक की बात कर ली, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाती है बात किसकी, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे लाइन से। ठीक है, तो अगली बारी आ जाती है सममित तथा विषम सममित आव्यूह की। ठीक है, कि क्या होता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह, आखिर होते क्या है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है यार। सममित आव्यूह की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सममित आव्यूह की अगर मैं बात करता हूं तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका सिंपल सा कहानी है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। इसी तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो गया भैया। सेकंड पार्ट आता है विषम सममित कहलाता है, विषम सममित आव्यूह, जिसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ए के बराबर आ जाता है, माइनस ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहां पर अगर मान लीजिए ए क्या है, कोई वर्ग आव्यूह है, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है बच्चों, तो इस ए वर्ग आव्यूह को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में लिख सकता हूं। यानी क्या, कि मैं इसको p प्लस क्यू के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर p क्या होगा मेरे पास, p होगा मेरे पास सममित आव्यूह और q होगा मेरे पास विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इसको इसके योगफल में लिख सकता हूं। और ये कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। इसको मैं लिखूंगा a प्लस ए डैश, ठीक है, बटा 2 a प्लस ए डैश बटा 2 माइनस a माइनस या प्लस a माइनस ए डैश बटा 2। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो वापस आपको ए ही मिलेगा। तो ए को ही इस रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका पी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये पी का वैल्यू हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका किसका हो जाएगा, क्यू के रूप में। ठीक है, तो आपको पता है ए प्लस ए डैश जो होता है वो सममित आव्यूह की कंडीशन होती है, ए माइनस ए डैश किसकी होती है, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी मोटी सी चीजें हैं, बड़े ही प्यार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इन तरीकों से। आगे बढ़ जाते हैं, व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन आपके डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट की अलग कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ की जो मेन कंडीशन है वो क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, बोला जा रहा है कि यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य आव्यूह है, एक और वर्ग आव्यूह है जिसका अस्तित्व इस प्रकार से है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। यानी कि अगर ए बी है बच्चों, बराबर क्या है बच्चों मेरे पास, बी ए है, तो ये दोनों किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। यानी कि एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यस और नो, जरा ध्यान से कंडीशन देखो। क्लियर,
क्लियर? यस और नो? पक्का? चलो, तो इतनी बात क्लियर है बच्चों आपको, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ ही चुकी है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ ही चुकी है। तो इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर बोला जाता है कि अगर मेरे पास ए कोई आव्यूह है तो बी उसका इनवर्स होगा, बी उसका क्या होगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए इंटू ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। तो अगर आप किसी भी आव्यूह और उसके व्युत्क्रम का गुणा करते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मिलता है, 1। यानी कि जैसे आप नॉर्मल भाषा में करोगे एक्स गुणा 1/x उसका व्युत्क्रम, तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको बात पता चल जाएगी। यहाँ पर एक और बात बोली जाती है कि क्योंकि यहाँ पर ए बी है यहाँ पर, तो अगर बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है तो ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए, यहाँ पर अगर मैं x/y बोलूं, यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसकी बात करते हैं x हो गया और ये 1/x हो गया, तो अगर x 1/x अगर x का व्युत्क्रम है तो उसी तरह x क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम। क्योंकि अगर आप 1/x का व्युत्क्रम निकाल लोगे तो ये वापस से x ऊपर चला जाएगा, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर a b का व्युत्क्रम है तो b a का व्युत्क्रम होगा, सिंपल, ठीक है। ये आपको छोटी सी एक कंडीशन ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करता हूँ एक, इसमें एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, ए बी निकाल लेते हैं। जब ए बी निकालेंगे हमारे पास तो क्या मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 दूनी 4 और 4 - 3 तो 1 मिलेगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 6 तो ये 0। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 - 2 0। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 फिर से 1 मिलेगा, माइनस का 3 प्लस का 4 1, जो कि और कुछ नहीं है, आई के बराबर है। अब हम बी ए निकालेंगे यहाँ से, अब हम बी ए निकालेंगे। बी ए निकालने के लिए पहले मुझे बी को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वहां पर ए बी पहले साथ में ही लिखा था तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया था उसको, ठीक है। अब हम बी ए निकालते हैं, चलो बी ए निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे, 2 दूनी 4 - 3 1, 2 तिया 6 - 6 0, -2 + 2 0, -3 + 4 + का 1, जो कि और कुछ नहीं आई के बराबर है। तो ए बी बराबर आई हो गया, बी ए बराबर भी आई है। अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर आई हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएंगे। और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि भैया ए जो है वो बी का व्युत्क्रम है या फिर बी ए का व्युत्क्रम है, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई। तो यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे हो तो व्युत्क्रम के रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब व्युत्क्रम आप निकालोगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा, आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होता, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उसका अभी तक है डिटर्मिनेंट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास ए बी और बी ए परिभाषित नहीं हो पाएगा। यानी कि ए बी हो जाएगा तो बी ए परिभाषित नहीं हो पाएगा, ठीक है। ए बी हो जाएगा तो बी ए परिभाषित नहीं होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है, मान लीजिए ये 3,2 का है, ये है 2,3 का, तो यहाँ पर मेरा ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दोनों की कोटियां भी समान होनी चाहिए। मेन बात क्या है, दोनों की कोटियां भी समान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को जो आव्यूह मिलेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं निकाल भी लेता हूँ तो अगर मेरे पास ये 3/3 का मैट्रिक्स आता है अगर मेरे पास, तो वो गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल ही चीज ही गड़बड़ा जाएगी, है ना। ये 3/3 का मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस कारण से यहाँ पर इनकी कोटियां भी समान होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता। ध्यान रखिएगा, जो व्युत्क्रम हम निकालेंगे वो वर्ग आव्यूह पे निकालेंगे, ठीक है, समान कोटि के वर्ग आव्यूह पे। ए और बी क्या होने चाहिए, समान कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आप उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। और एक और ध्यान रखना है कि यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो सिमिलरली उल्टा हो जाएगा, ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो अगर ए बी का व्युत्क्रम है तो बी ए का व्युत्क्रम हो जाएगा, ए बी का व्युत्क्रम है तो बी ए का व्युत्क्रम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ये बातें हमने पिछली क्लास में, मतलब पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस कर ली थी। सो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे पास क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, a - b। अब ये सिंपल सी कहानी है, ये दोनों बराबर है तो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये मिलेगा a - b बराबर -1, और यहाँ से मिलेगा 2a - b बराबर 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा b बराबर 2a,
हाँ या ना? इस b बराबर 2a को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2a बराबर -1 माइनस a बराबर -1 तो a बराबर 1 आ गया। a बराबर 1 आ गया तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2, हाँ कि ना? b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से इतनी बातें पता चल गई। इसी तरह इन दोनों का यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे तो 2a प्लस सी बराबर आ जाएगा 5। a का मान 1 आ चुका है तो ये हो जाएगा c बराबर 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे है 3c प्लस डी बराबर 13। ठीक है, 3c प्लस डी बराबर 13 तो c की 3 आ चुका है तो ये आ जाएगा 9 प्लस डी बराबर 13। डी बराबर मेरे पास क्या मिल जाएगा बच्चों 4 मिल जाएगा। ठीक है, डी बराबर क्या मिल जाएगा 4। तो a का मान कितना है 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। तो अब चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो, जैसे कि आप कर सकते हो 2 माइनस क्या बोलते हैं 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 2a प्लस सी, तो a का मान 1 है तो 2 और यहाँ पे 3, 3 और 2 5। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, संतुष्टि भी कर सकते हो यहाँ से वैल्यू पुट करके कि आपका जो आंसर आए वो सही आए कि नहीं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप कर पाए इसको ध्यान से, है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे सत्यापित करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स देके रखे हैं, तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, यानी कि आपको ये ज्ञात करना है, ए प्लस बी और बी माइनस सी ज्ञात करना है। फिर साथ ही साथ में ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी, इसको आपको ज्ञात करना है और ये बताना है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो चलो कर लेते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी और बी माइनस सी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए प्लस बी ज्ञात करना कोई बड़ी बात हो गई क्या? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट जोड़ के निकाल लेंगे ए प्लस बी। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4। 2 माइनस, अब प्लस कर रहे हैं तो इधर माइनस पहले से ही है ना, तो 2 प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो 2 माइनस 1 1, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा। 5 और 4 हो जाएगा बच्चों 9, 0 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, जोड़ रहे हैं हम, 5 4 9, 0 और 2 2 और ये हो जाएगा बच्चों 7 आपके पास, 1 और 2 3, माइनस 1 और 0 माइनस 1 ही रहेगा, 1 और 3 4। ये आ गया ए प्लस बी। अब हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर बी प्लस बी माइनस सी, राइट? अब हम बी माइनस सी परिकलित करेंगे। बी माइनस सी करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है बी माइनस सी में, मतलब इसका माइनस इसमें, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, 2 माइनस 2 तो 0, फिर 4 माइनस 0 तो 4, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, 5 माइनस 2 तो 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास क्या बी प्लस सी। कैसे और नो बच्चों, हाँ या ना? क्लैरिटी इतनी कर पाओगे इतना? अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है जादू। जादू क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से बता रहा हूं मैं, हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी निकालना है, मतलब कि इसके अंदर हमें a को प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करना है हमें। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इन दोनों को प्लस करके हमें निकालना है काव्य। तो चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास इन दोनों को प्लस करके काव्य। तो यहां से मुझे मिलेगा बच्चों क्या, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, फिर 2 और 2 माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 0, माइनस 3 और 0 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से अगर हम जोड़ते हैं 5 और 4 को तो 9 आएगा। ठीक है, फिर 0 और 1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा यहाँ पर, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये मेरे पास आ गया इसका मान। अब हमें इसका मान निकालना है और फिर ये प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो a प्लस बी मुझे निकल चुका है, इसमें से c को माइनस करना है, a प्लस बी में से इसमें से c को माइनस करके लिखना है। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं यार। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे मैंने निकलवा ही दी हैं आपको। तो a प्लस बी माइनस सी हम निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें से उसको माइनस करना है, तो देखो 4 में से 4 गया तो क्या बचा मेरे पास 0, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस का 3, फिर 9 माइनस 0 तो 9 ही रहेगा, फिर 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 7 माइनस 2 तो 5 आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 तो प्लस का 1 बचेगा,
फिर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा। तो अब हमने ये दोनों भी निकाल लिया। देखो क्या ये दोनों सेम टू सेम है क्या, जरा कमेंट करके बताओ, देखो ध्यान से, क्या दोनों सेम है? 0 0 -3 0 0 -3, हाँ सेम है। 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 1 5, बिल्कुल सेम है। 2 1 1 2 1 1, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमने ये सत्यापित भी कर दिया कि भाई ये दोनों क्या है। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः और ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो यार ये सब था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। सरल करके लिखिए, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको। एक बार बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, एक बार इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे भाई क्या होगा। ठीक है, कहाँ थे भैया? चलिए, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिलने वाला है हमें, चलो देख लेते हैं। अभी कॉस का अंदर गुणा करो और साइन का अंदर गुणा करो। ठीक है, कॉस का अंदर गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसका यहाँ करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं, देखते हैं प्लस करके क्या मिल रहा है। ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे पहले एक बार, उसके बाद फिर अगली लाइन में 1 लिखेंगे। तो ये जाएगा 1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आई। ठीक है, इसका आंसर क्या मुझे मिल जाएगा बच्चों, आई। ये ऐसे भी बोल सकता है कि ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये है, तो बताओ ए प्लस, तो प्रूफ करो, सत्यापित करो, ए प्लस बी बराबर आई। तो आप वैसे भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सरल करने को भी आ सकता है और प्रूफ करने को भी आ सकता है कि ये इसका योग किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? क्लैरिटी आ रही है पक्का? तो यहां पर अब देखो x और y ज्ञात करना है आपको, इक्वेशन के रूप में देके रखा हुआ है। ठीक है, समीकरण फॉर्म में देके रखा हुआ है आपको, a प्लस बी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब आप क्या जानते हो यार कि यहाँ से हम x और y को एलिमिनेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो x को समान करो या तो y को। तो x को समान करेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, समान करने के लिए यहाँ 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया समीकरण 1 में गुणा किया 3 का, माइनस समीकरण 2 में क्या किया हमने, समीकरण 2 में गुणा किया 2 का। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, दोनों को माइनस किया। तो ये क्या बनेगा, देखो इक्वेशन, ये बनेगा 3x, 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y। ठीक है, और बराबर में इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 9 12 और 0। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस साइन करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, हम किसको माइनस करेंगे, इसको 2 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 2 तिया 2 दूनी 4y हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 2 का गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और ये 10। ठीक है, इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस इस तरीके से हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। 9y में से 5y जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 9y में से 4y जाएगा तो 5y मिलेगा बराबर में, और यहाँ पर मिलेगा आव्यूह इन दोनों का माइनस, यानी क्या कि 6 9 12 0 माइनस में यहाँ पर आएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 10, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है, चलो करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो 5y बराबर मुझे मिलेगा क्या, 6 माइनस 4 तो 2, 9 माइनस और माइनस 4 तो 13, 5 12 माइनस ये, तो ये हो जाएगा बच्चों 14। ठीक है, और 0 माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो ये 5y का मान आ गया, बड़ा ही अटपटा सा इसका जो है आंसर आया हुआ है। ठीक है,
बट कोई बात नहीं है, इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है कोई यहाँ पे किसी को। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 5 का मान इतना है, तो y बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मिल जाएगा मेरे को 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 10/5, यानी कि माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे। इस तरीके से मेरे पास मिल गया बच्चों y का मान। अब y का मान किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप दूसरा वाला मान निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार जरा फटाफट से मुझे बताओ कि x का क्या मान निकलेगा, ट्राई करो एक बार। आपने y का मान तो निकाल लिया, अब x का मान एक बार बच्चों फटाफट से ट्राई करो, x का मान बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, y का मान पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करो y का मान, और देखो कि x का मान आपको क्या मिलने वाला है। फटाफट से करेंगे, बहुत बढ़िया। एक एक व्यक्ति को भाई आंसर करना है यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें सबको क्लियर हो रही हैं, यस और नो? एक्स का मान फटाफट से निकालिए। बताइए भाई क्या होगा एक्स का मान। हम्म, अब एक्स का मान ऐसा नहीं, अब यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, या तो आप वाई का मान यहाँ पुट करो, ठीक है, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और या तो फिर जिस तरीके से हमने ये समीकरण 3 - 2 किया है ना, आप वही चीज यहाँ पे करो, वापस से समीकरण वाला हल करो। ठीक है, या तो आप y का मान पुट करके निकाल सकते हो। आपने देखा अभी y का मान पुट करके x का मान निकालने की कोशिश की होगी तो आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, तो अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से आप x का मान निकाल सकते हो। तो हमारे पास दो समीकरण थे, ये और ये, तो अब हम y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, y को एलिमिनेट, जब भी आपको यहाँ पर दिखे ना कि ये आपका जो है बटे में आ रहा है बहुत सारा, तो इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो थोड़ा और समस्या बढ़ जाएंगी आपकी सॉल्व करने में। तो इससे बेटर यही रहेगा कि आप समीकरण को इस तरीके से वापस से सॉल्व कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम y को हटाएंगे। y को हटाने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे बिल्कुल। यानी कि समीकरण 1 में करेंगे बच्चों 2 का गुणा, माइनस करेंगे समीकरण 2 में करेंगे बच्चों 3 का गुणा। ठीक है, तो जब मैंने 1 में 2 का गुणा करूंगा, इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 4x + 6y, और इसमें 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4x + 6y बराबर में, यहाँ पे 2 का गुणा करके लिखूंगा, यानी कि क्या, 4680, 4680। और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें, इक्वेशन नंबर 2 है उसमें 3 का गुणा करूंगा। ठीक है ना, इसके अंदर किसका गुणा करूंगा, 3 का गुणा करूंगा, तो ये जाएगा 9x 6y। ठीक है, 9x + 6y, इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा देखते हैं, यहां पे 3 का गुणा करेंगे तो 6 - 6 - 3 और 15, 6 - 6 - 3 और 15, ये बन गया। बस अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस करके, खच खच खचा, देखो क्या मिल रहा है हमको।
तो भी ये कट गया, यहाँ मिलेगा 4x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x बचेगा बराबर। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 4 6 8 0 में से माइनस करेंगे बच्चों 6 माइनस 3 और ये 15। देखिए माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 5x बराबर करेंगे तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, 6 में से 6 + 6 तो ये हो जाएगा 12, 8 में 3 और ये 11 हो जाएगा और ये 0 - 15 माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस के 5 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा माइनस का 12/5, ठीक है, माइनस का 12/5, ये हो जाएगा 11/5, 11 - 11/5 प्लस का है ना, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/5 यानी कि 3 प्लस का 3। देखिए यही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अगर आप वैसे में भी सॉल्व करते तो यही आंसर आता आपका। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि सबको बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, सबको क्लैरिटी आ रही है इतनी, पक्का, श्योर। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें 2 का गुणा करना है प्लस इसमें 3 का गुणा और फिर इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं। पहले 2 का अंदर गुणा कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y और ये हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 3 - 3 0 और ये 6 बराबर। यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 9 15 12 और ये 18। अब इन दोनों का योग कर दीजिए, तो इन दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा बच्चों 2z - 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2y - 0 + 0, ठीक है, तो +0 तो 2y ही रहेगा, ये 2y ही रहेगा। फिर 2t + 6, तो 2t + 6 ये, ठीक है, और बराबर में मेरे पास क्या है, बराबर में है 9 15 12 और ये 18। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनकी वैल्यूज, डायरेक्ट कंपेयर करो। तो 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चला कि भैया 2x बराबर हो गया 6 के, है ना, ये इसको माइनस करेगा 6, तो यहां से x बराबर आ गया मेरे पास कितना, 3, x का मान आ गया 3, ठीक है। इसी तरह दूसरे भी निकाल लेंगे, y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो गया मेरे पास 6, ये आ गया y का मान। अब निकाल लेते हैं z का मान, तो 2z - 3 बराबर 15, 2z - 3 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो यहां से निकाल लो तो ये हो जाएगा 18, z बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9, है ना। इसी तरह से 2t + 6 बराबर 18, 2t + 6 बराबर 18, तो ये कटेगा बच्चों, यहाँ पर 6 कटेगा 12, तो ये आ जाएगा t बराबर कितना, t बराबर भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। क्लियर है? कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी? सिंपल था, पक्का? कर पाएंगे, हाँ या ना? हाँ, कहीं पे भी दिक्कत आए पूछ लीजिए, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको मिल सकता है बच्चों, 100% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। तो अब यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चों, fx बराबर ये है, तो बोल रहा है कि fx गुणा fy करो, तो इसको प्रूफ करना है कि fx + y होगा। तो पहले देख लेते हैं कि f ऑफ y का क्या मतलब होता है। f ऑफ y का मतलब ये होता है बच्चों कि जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर y आ जाएगा, इतना ही मतलब होता है इसका। यानी ये हो जाएगा cos y - sin y और ये 0, फिर यहाँ हो जाएगा sin y cos y और ये 0 और ये 0 0 1, जहां x है सिर्फ वहीं पे बदलना है, बाकी कहीं कुछ नहीं बदलना। और उसका क्या मतलब होगा, fx + y का क्या मतलब होगा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। fx + y का मतलब भी समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि जहां जहां पर भी x है वहां पे x + y लिख दो, यानी कि cos x को क्या लिखो, cos x + y, ठीक है। इसी तरह से sin x को क्या लिखो, -sin x को क्या लिखो, -sin x + y, और 0 को 0 ही लिखो। इसी तरीके से sin x को क्या लिखो यहाँ पे, sin x + y, इसी तरह से cos x + y और ये 0, इसी तरह से ये 0 और ये 1। क्लियर है?
तो इस तरीके से बच्चों आपके पास जो है ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर प्रूफ करना है, ये सत्यापित करना है आपको। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहाँ पे हमने ले लिया LHS, ठीक है, हमने क्या ले लिया, जो बाएं बाएं और के पक्ष ले लिया हमने, तो ये हमारे पास क्या है, fx और fy का गुणनफल। तो चलो निकाल लेते हैं क्या है ये। तो ये हो जाएगा बच्चों cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है, यही था क्वेश्चन, है ना। बस यहीं पे इसी का गुणनफल करना है मेरे को, किसका गुणन करना है किसके साथ, इसी में y कर लो, सेम चीज है, y लिख लो बस। चलो गुणनफल करते हैं, कैसे होएगा देखते हैं। इसका गुणा करेंगे हम किसमें, इसमें, इस तरीके से, ठीक है, चलो करते हैं। सो cos x का cos y में करेंगे, cos x cos y, ठीक है, फिर इसका गुणा यहां कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर 0 का 0 में करेंगे तो 0, तो ये खत्म, इतना ही आएगा। अब इसका गुणा यहां करेंगे तो cos x माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस cos x साइन वाई, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और फिर 0 का 0 के साथ होगा तो ये 0 ही रहेगा, सॉरी ये 0 ही रहेगा यहाँ पे आगे प्लस में। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे लास्ट में, तो ये 0 और 1 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0। इस तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अब इसका गुणा यहां करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। एक मिनट जाओ, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, इसका गुणा यहां कर रहे हैं तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, खत्म। अब इसका गुणा यहां करेंगे हम तो साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, ठीक है, प्लस 0, तो 0 का तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है, प्लस 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, इतना ही बचेगा आपके पास। इसके बाद इसका गुणा यहाँ पे करेंगे लास्ट वाले में, तो साइन एक्स का 0 के साथ करेंगे 0, कॉस एक्स का 0 के साथ करेंगे 0, 0 का 1 के साथ करेंगे 0, तो ये पूरा का पूरा 0 ही रहेगा, ठीक है ना, सारे 0 को प्लस करेंगे तो यही मुझे मिलेगा। अब लास्ट में इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 का गुणा 0 0 0 0, तो ये 0, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0 0 0, ये भी 0, फिर इसका गुणा लास्ट में करेंगे तो 0 0 और 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस तरीके से। फाइनली देखूंगा अगर मैं तो ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हो जाएगा cos x प्लस y, क्या हो जाएगा बच्चों, ये cos x प्लस y। यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे अपन, ठीक है, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y, ठीक है, हमने माइनस कॉमन निकाले, दोनों में प्लस साइन आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे भी बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ के बाद यहाँ तो 0 है ही मेरे पास, ठीक है, लास्ट में तो 0 ही है, यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब यही बन गया आपके पास, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। ये 0 वैसे का वैसे ही, तो ये 0 ये 0 ये 1, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, हेंस प्रूव्ड कर दोगे, अतः सिद्ध कर दोगे, आपका कहानी खत्म, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये प्रूफ करना था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और बड़े ही प्यार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। फटाफट से सेशन को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक नहीं किया सेशन लाइक कर दो। जल्द मिलते हैं बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अपने बोर्ड की तैयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए लक्ष्य सीरीज के सारे लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।